हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिवोर्स। ठीक है, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स हम करने जा रहे हैं। तो इसको हमने पहले डिवोर्स को क्लासीफाई कर दिया है। हमारा एक्ट जो चल रहा था हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है। इसमें हमने करना है कि डिवोर्स की क्या ग्राउंड्स होंगी। ठीक है, वॉइड मैरिजेज हम कर चुके हैं, वॉइडेबल मैरिज हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे डिवोर्स, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स क्या हैं। तो ये ना 20 मार्क्स में भी जनरली क्वेश्चन आ जाता है इस पे, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स पे। ठीक है, उसमें क्या होगा, फिर वो सारा पूछेंगे टोटल जितने भी पूरे एक्ट में जितनी भी ग्राउंड्स है डिवोर्स की, उसको सबको सिर्फ एक्सप्लेन करना होगा आपने। ठीक है, विद केस लॉ। तो ये जो है टॉपिक हमारा थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इजी है पर इम्पॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, काफ़ी सारे केस लॉ याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको समझ लेंगे। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स को हम पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि टोटल कितनी ग्राउंड्स हैं डिवोर्स की। फिर हम उनको सबको समझ लेंगे। ठीक है, एक दो लेक्चर में हम सारी समझ लेंगे। कुछ मैं डिक्टेशन आपको कराऊंगा और कुछ नोट भेजूंगा। तो वो सारी चीज़ें कंपलसरी आपको करने के लिए, तभी आपका ये टॉपिक जो है वो कवर होगा। ठीक है, प्री में सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, वो तो आप कर लोगे, जितना मैं समझाऊंगा तो उससे आपका हो जाएगा। पर मेंस में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो मतलब काफ़ी वास्ट होगा और थ्रेटिकल क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको लिखना बहुत पड़ेगा। ठीक है, इसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 4 पेज भरने पड़ेंगे आपको। सीधी सी बात है, इसमें मतलब शॉर्ट में आंसर नहीं होगा आपका, लेंथी आंसर होगा। ठीक है, कुछ तो कई बार तो आ जाता है कि कोरेलिटी वगैरह या डिसरेक्शन किसी एक ग्राउंड पे आ जाता है, और वो भी 20 मार्क्स में आ जाता है। तो वहाँ पे 10 या 20 मार्क्स में आ जाएगा, तो वहाँ पे तो केस लॉ वगैरह आपको ज़्यादा लिखने पड़ेंगे। और अदरवाइज भी अगर ये पूरा टॉपिक आ जाता है तो फिर एक जनरल सा टॉपिक पूछ लेते हैं, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन बना देते हैं। सारे क्वेश्चन 3 4 5 तरीके से पूछ लेते हैं। आंसर सबका यही है कि आपने सारी ग्राउंड्स को एक्सप्लेन करके आना है। थ्रेटिकल क्वेश्चन है, और थ्रेटिकल क्वेश्चन की प्रॉब्लम ये होती है कि आपको लिखना ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो वो जितना ज़्यादा मटेरियल आपने पढ़ा होगा इसलिए वो ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा आपको वास्ट करना पड़ेगा। डिक्टेशन भी कराऊंगा, वो भी करनी पड़ेगी आपको। और कुछ नोट्स भेजूंगा, बहुत सारे केस लॉ, इसमें बहुत सारे केस लॉ मिलेंगे। सारे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा, प्रिंटेड नोट्स आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड हो जाएंगे। तो वो सारा करके फिर आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, अगर हम ग्राउंड ऑफ डिवोर्स की बात करें तो इसको हम पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स में कैसे, टू ईदर पार्टी, चाहे हस्बैंड डाल ले या वाइफ डाल ले। टू वाइफ ओनली, सिर्फ वाइफ डाल सकती है, विद म्यूचुअल कंसेंट की दोनों मिलके डालें। ठीक है, बहुत सारी चेंजेस होती रही हैं इसमें, काफ़ी सारी चेंजेस हुई हैं जब से ये एक्ट बना। उसमें जो डिवोर्स को लेकर काफ़ी चेंजेस हो चुकी हैं। सोसाइटी का भी सिनेरियो जो है चेंज हो गया है। तो इसलिए काफ़ी सारी चेंजेस के साथ में डिवोर्स की जो प्रोविजंस हैं, काफ़ी सारी चेंजेस हुई हैं इसमें। ठीक है, इधर पार्टी, तो वाइफ ओनली और विद म्यूचुअल कंसेंट। और अगर हम बात करें कि टोटल कितने तरह के ग्राउंड्स हैं डिवोर्स की, ठीक है, तो 16 तरह के ग्राउंड्स हैं डिवोर्स लेने के लिए। 16 तरीके हैं, 16 ग्राउंड्स हैं डिवोर्स के लिए। 16 तरीके से जो है डिवोर्स जो है वो लिया जा सकता है। ठीक है, एज ए प्राइमरी रेमेडी 9 ग्राउंड्स हैं, एज ए सेकेंडरी रेमेडी 2 ग्राउंड्स हैं, जो वाइफ को अलोन है 4 ग्राउंड्स हैं, और इकट्ठे जो हैं वो 1 ग्राउंड है। ठीक है, 1 ग्राउंड है। तो टोटल अगर 9 और 2 11, 11 और 4 15 प्लस 1 16, टोटल 16 ग्राउंड है। तो अगर पूछ लें, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कई बार वो सिर्फ वाइफ वाली पूछ लेते हैं कि वाइफ को कौन सी ग्राउंड अवेलेबल है। ठीक है, सिर्फ वाइफ को कौन सी अवेलेबल है, तो ये वाली है। ठीक है, वाइफ को टोटल कितनी अवेलेबल है। ठीक है, तो टोटल वाइफ के लिए 15 ग्राउंड्स है। अगर वाइफ अलोन की बात करें, वाइफ के पास टोटल मतलब एक तो है अलोन, सिर्फ वाइफ के पास ही है। ठीक है, तो 4 ग्राउंड है, यहाँ पे हस्बैंड नहीं कर सकता। कुछ है कि जब टोटल वाइफ के पास कितनी ग्राउंड अगर अवेलेबल है, तो टोटल 15 है। ठीक है, ये जो 9 ग्राउंड है ये दोनों को अवेलेबल है, तो वाइफ को भी अवेलेबल है ना। ये 2 ग्राउंड दोनों को अवेलेबल है, वाइफ को भी अवेलेबल है, ये तो है ही वाइफ को। तो ये सारी मिला के 15 ग्राउंड है। ये तो इकट्ठे आएंगे तभी होगी म्यूचुअल कंसेंट, तो तब है जब दोनों साइमल्टेनियसली इकट्ठे आके एप्लीकेशन डालेंगे, तब इसमें आएगा म्यूचुअल कंसेंट का। ठीक है, इसका नेचर अलग है सबसे। ये टॉपिक भी मैं अलग से कराऊंगा, विद म्यूचुअल कंसेंट आपको अलग से ही कराऊंगा। ठीक है, इसका नेचर बिल्कुल अलग है विद म्यूचुअल कंसेंट का। यहाँ पे जो इधर पार्टी है, यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ को भी ग्राउंड, प्राइमरी ग्राउंड जो है वो 9 ग्राउंड है, प्राइमरी ग्राउंड्स। ठीक है, जिन ग्राउंड में डिवोर्स लिया जा सकता है, 9 ग्राउंड अवेलेबल है। सेकेंडरी भी जो 2 ग्राउंड है, ये हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं।
13 clause 1A, ठीक है। कहाँ पढ़ा था, याद है? जुडिशियल सेपरेशन में पढ़ा था। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज जो थी उसमें हमने पढ़ा था, कंजुगल राइट्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंजुगल राइट्स उसमें पढ़ा था। तो ये तो ग्राउंड्स वो वाली हैं, पर ये है दोनों पार्टीज को, हस्बैंड वाइफ के पास भी अवेलेबल है, ये भी हस्बैंड वाइफ को अवेलेबल है, ये सिर्फ वाइफ के पास अवेलेबल है। सिर्फ हस्बैंड के पास ये 11 ग्राउंड्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ लेना कि क्वेश्चन किस सेंस में क्वेश्चन आपको आया है। सिर्फ हस्बैंड को कौन से अवेलेबल है, तो ये ग्राउंड है, सिर्फ 11 अवेलेबल है। सिर्फ वाइफ को ये 4 ग्राउंड है। वैसे वाइफ को कितनी अवेलेबल है, टोटल 15 ग्राउंड अवेलेबल है वाइफ को, क्योंकि ये 9 और 2 भी अवेलेबल है ना, वाइफ के पास भी तो है, और 4 एक्स्ट्रा है, ठीक है। 11 + 4 15 होगी। सिर्फ हस्बैंड के पास है 9 + 2 11 है, ठीक है। ऐसी कौन, सिर्फ वो वाली जो हस्बैंड को नहीं अवेलेबल है, सिर्फ वाइफ को अवेलेबल है, तो वो 4 ग्राउंड है। और अदरवाइज टोटल ग्राउंड जो है 16 ग्राउंड है डिवोर्स के लिए, ठीक है। तो इसको सेंस समझ लेना। अब टू ईदर पार्टी की बात करें तो एज ए प्राइमरी रेमेडी जो है सेक्शन 13 क्लॉज 1 में आ जाती है, 9 ग्राउंड्स है, और उन 9 ग्राउंड्स को हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया, मिसकंडक्ट, डिजीज और अदर ग्राउंड्स, ठीक है। मिसकंडक्ट पे है, मिसकंडक्ट क्या होगा समझने के लिए, ये टॉपिक आपको नहीं मिलेंगे, हेडिंग नहीं है, ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए है कि आपको याद हो जाए कि 3 तरह के मिसकंडक्ट है, 3 तरह की डिजीज है, 3 तरह के अदर ग्राउंड्स है, ठीक है। तो 3 तरह में क्या हो जाएगा, मिसकंडक्ट कौन सी है, अडल्ट्री क्या है, मिसकंडक्ट है, अडल्ट्री समझते हो आप, 497 वाली मिसकंडक्ट है, तो ये भी ग्राउंड है। क्रुएल्टी क्या है, ये भी तो मिसकंडक्ट है, क्रुएल्टी करना। अब क्रुएल्टी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, पर क्रुएल्टी क्या है, बेसिकली किसी को टॉर्चर करना, किसी को हरास करना, तंग करना, परेशान करना, क्रुएल्टी। तो ये भी क्या है, मिसकंडक्ट है ना। फिर डिजर्शन, डिजर्शन होती है कि किसी को छोड़ देना, डिजर्ट कर देना। अब ये डिजर्शन भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। डिजर्शन जो होती है वो फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल डिजर्शन भी हो सकती है, पैसिव भी हो सकती है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है डिजर्शन। तो ये सब अलग अलग हैं, पर ये सारी क्या है, मिसकंडक्ट है एक तरह से देखा जाए तो। हेडिंग मतलब ये सब समझाने के लिए आपको मिसकंडक्ट एक हेडिंग जो दी हुई है, ये एक समझाने के लिए, ऐसा कोई हेडिंग वैसे एक्टर ने कोई हेडिंग नहीं दी है मिसकंडक्ट की, ये सब समझाने के लिए कि अडल्ट्री, क्रुएल्टी और डिजर्शन जो है, ये एक तरह से आपको मतलब समझाने के लिए। अडल्ट्री भी समझते हो आप, ठीक है, मैरिज के टाइम पे किसी और के साथ रिलेशन में चले जाना, अडल्ट्री। क्रुएल्टी किसी को परेशान करना, तंग करना, और डिजर्शन छोड़ देना किसी को। फिर डिजीज, लेप्रोसी, ठीक है, लेप्रोसी जो है, पर लेप्रोसी यहाँ पे ऑर्डिनरी लेप्रोसी नहीं आएगी, जो वेनरल काइंड की जो लेप्रोसी होगी, जिससे दूसरे पार्टनर को भी नुकसान है, वो काइंड आ जाएगी, लेप्रोसी की बीमारी है। अब इंसैनिटी देखा जाए तो वैसे तो डिजीज नहीं है इंसैनिटी, पर समझाने के लिए आपको डिजीज में डाल दिया। इंसैनिटी मेंटली बंदा फिट नहीं है, वो देख लेंगे क्या है, टेम्परेरी ऐसा कुछ नहीं है। वो आईपीसी में हमने पढ़ा था कि टेम्परेरी भी होगा तो उसके ग्राउंड मिलेगी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इंसैनिटी टेम्परेरी वाले ग्राउंड कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इंसैनिटी इन जनरल और इंसैनिटी में भी देखेंगे, पढ़ के भी करेंगे। ये मैं टॉपिक आपको अलग से ही कराऊंगा, ये वाला टॉपिक जो होगा ना, ये अलग होगा। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ग्राउंड की क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, इसमें हम देखेंगे तो सिर्फ हम ये 2 ग्राउंड ही पढ़ेंगे इस टॉपिक के साथ, ये अलग से होगा और ये भी अलग से होगा टॉपिक, ठीक है। तो अभी सर मैं थोड़ा सा टच कर रहा हूँ, आपको बेस बना रहा हूँ आपका। तो इंसैनिटी को हमने डिजीज में डाल दी, वैसे देखा जाए तो इंसैनिटी को डिजीज नहीं है, ठीक है। मेंटल डिसऑर्डर जो है वो कोई डिजीज, बीमारी नहीं है, क्योंकि बीमारी का इलाज होता है, पर इंसैनिटी जो है इसका कोई इलाज नहीं है ये। फिर विनरल डिजीज है, ठीक है, जो फैलने वाली कोई डिजीज जो है, विनरल डिजीज आ जाएगा, इसको भी हम पढ़ लेंगे। तो ये 3 चीज़ें हमने डिजीज में लिए, लेप्रोसी, इंसैनिटी और विनरल डिजीज, ठीक है, ये डिजीज में हमने ले ली है। फिर बाकी जो है अदर मिसलेनियस होगी, अदर ग्राउंड्स होगी। कन्वर्जन, कन्वर्ट कर लेना, कन्वर्जन क्या है, किसी और धर्म में हो जाना। अब जो वाइफ थी उसने तो हिंदू समझ के शादी की थी, या हस्बैंड था उसने तो वाइफ के साथ शादी की थी हिंदू, अब वो कन्वर्ट हो गई है या वो कन्वर्ट हो गया किसी और धर्म में, तो अब वो ग्राउंड बन जाती है एक डिवोर्स की। अब देखा जाए तो ओरिजिनली यही ग्राउंड्स थी, अवेलेबल थी, ये 1976 के बाद अमेंड करके कुछ चेंज करके पाई हैं, डाली गई है। ये जो ग्राउंड्स है ना, ये बाद में ऐड की गई हैं, ओरिजिनली यही ग्राउंड थी, कन्वर्जन और रिनाउंसिंग एंड मिसिंग। रिनाउंस हो गया, ठीक है, रिनाउंस कर लिया, रिनाउंस मतलब वो गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया,
गृहस्थ आश्रम छोड़ के कौन से आश्रम में आ गए? स्टेजेस है ना, संन्यास आश्रम, सन्यासी बन गए। वैसे स्टेजेस होती हैं कुछ हिंदू धर्म में, ब्रह्म आश्रम, ठीक है, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये कुछ हिंदू रिचुअल्स में है। और रिनाउंसिंग जो है ये एक होली प्रोसीजर है वैसे हिंदू धर्म में। संन्यास आश्रम में आ जाना, अपने गृहस्थी को छोड़ के संन्यास आश्रम में आ जाना, सन्यासी बन जाना। और पर इस पे दूसरी जो है पार्टी, उसके पास एक राइट आ जाता है डिवोर्स लेने का, रिनाउंस कर देना किसी को। और वैसे ये जो रिनाउंसिंग है ये हिंदू धर्म के बीच में ही रिनाउंसिंग होती है, जो बन जाते हैं, मतलब सन्यासी बन जाते हैं संन्यास आश्रम में आके। या फिर मिसिंग है, मिल नहीं रहे, 7 साल से ज़्यादा हो गए, तो फिर अब क्या करेंगे, वो भी ग्राउंड है डिवोर्स लेने की, ठीक है। मिसिंग जो है इनको हम बाद में डिटेल में करेंगे। फिर दूसरी तरफ है सेकेंडरी रेमेडीज, सेक्शन 13 क्लॉज 1A। अब ये भी बाद में इंसर्ट किया है इन्होंने, इसकी अगर हम बात करें तो ये भी बाद में इंसर्ट किया है। नाइनटीन 1964 में ऐड किया है। ठीक है, 1964 में ऐड किया है, सेक्शन 13 क्लॉज 1। और 2 ग्राउंड्स है जहाँ पे फेलियर ऑफ डिक्री, जो डिक्री पास की थी वो कामयाब नहीं हुई है, ठीक है। डिवोर्स से पहले 2 तरह की डिक्रीज हो सकती हैं। एक डिग्री हो सकती है कि रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, ठीक है, जो अलग अलग रह रहे हो इकट्ठे हो जाओ, कि अलग अलग रह रहे हो तो फिर शादी का क्या फ़ायदा हुआ, शादी करा के तो फिर तो वो डिवोर्स की तरफ ही हो गया, तो हम अलग अलग रह रहे हो, तो दोनों अलग अलग रह रहे हो, उनको इकट्ठे ही करना, कि इकट्ठे रहो तो शायद प्यार हो जाए दोबारा और दोबारा शादी बच जाए। और दूसरी थी जुडिशियल सेपरेशन, इकट्ठे रह के लड़ रहे हैं तो अलग अलग हो जाओ, शायद शादी बच जाए, ठीक है। दोनों ग्राउंड्स हैं। कंजुगल राइट्स को पॉजिटिव कहा जाता है, मतलब रेमेडी कहा जाता है, और जुडिशियल सेपरेशन को नेगेटिव रेमेडी कहा जाता है दोनों रेमेडी शादी बचाने के लिए ही हैं, ठीक है। कंजुगल रजिस्ट्रेशन ऑफ कंजुगल राइट्स जो अलग अलग हो गए हैं शादी के बाद, जो इकट्ठे रह के जो उन्होंने करना था एक दूसरे के साथ, जो उन्होंने शादी जो फुलफिल करनी थी इकट्ठे रह के, ठीक है। तो जो लाइबिलिटीज, राइट्स एंड लाइबिलिटीज जो थे, जो शादी के बाद जो उनको मिले थे, उन राइट्स और लाइबिलिटीज को जो यूज़ करना था वो कंजुगल राइट्स को, अब वो अलग अलग होके नहीं वो यूज़ कर रहे हैं, तो इकट्ठे कर दो इनको दोनों को, इकट्ठे जबरदस्ती कहो कि इकट्ठे रहो और इकट्ठे रह के शादी बच जाए। या फिर इकट्ठे रह के लड़ रहे हैं तो इनको अलग कर दिया जाए, थोड़े अलग रहेंगे तो हो सकता है शादी बच जाए। तो ये दोनों जो है डिग्रीज पास हो चुकी थी, पर पास होने के बाद भी अगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर वो ग्राउंड बन जाती हैं डिवोर्स की, ठीक है। इसको हम पहले पढ़ चुके, थोड़ा सा और मैं करा के ये करा दूंगा आपको। फिर टू वाइफ ऑनली, सिर्फ वाइफ के पास अवेलेबल है सेक्शन 13 क्लॉज 2 में, ठीक है। तो क्लॉज कौन कौन सा? 13 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 1A, 13 क्लॉज 2। जो 13 क्लॉज 2 है इसमें ये ओरिजिनल था और 13 क्लॉज 1 ओरिजिनल था। 13 क्लॉज 1A बाद में ऐड किया है, ठीक है। और जो 13 क्लॉज 2 था ये भी सारा नहीं था, इसमें भी अगर हम इसको भी डिवाइड कर लेना तो इसको भी हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो था पहले 2 क्लॉज थे ये ओरिजिनल है, ये अवेलेबल थे ओरिजिनल, ठीक है। और जो ये वाले हैं ये 2, ये इंसर्ट किए हैं, इंसर्ट किए 1976 में 2 ग्राउंड्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये तो यही बाद में है 13 क्लॉज B, तो इसमें भी अगर हम बात करें तो ये जो 2 ग्राउंड्स है ये ओरिजिनल थे, और जो बाकी के 2 ग्राउंड्स है ये बाद में इंसर्ट किए हैं, तो ओरिजिनली और ये भी बाद में इंसर्ट किए हैं। तो अगर हम बात करें 13 क्लॉज 1 में और 13 क्लॉज 2 ओरिजिनल थे, इसमें भी ये थे और ये थे ग्राउंड्स, बाद में सब इंसर्ट किए गए हैं। तो इंसर्ट करने के पीछे कुछ लॉजिक था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स थी जो नहीं फुलफिल हो रही थी, इसलिए इंसर्ट किया गया, अमेंड किए गए। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, तो ये सारे आपको टोटली पता होने चाहिए, ये कहीं पे भी पूछ सकते हैं, तो आपको सारा ओवरऑल पता हो, इसीलिए मैं मतलब इसको इतना डिटेल में क्लासिफिकेशन करा रहा हूँ
ताकि आपको सारी चीज़ें पता हों कि कब इंसर्ट किए थे, क्यों किए गए थे, ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इंसर्ट किए गए हैं। तो इसलिए इसको इस तरीके से पढ़ लेना, सारी चीज़ें देख लेना। अब जो पहली दो ग्राउंड थी ये ओरिजिनली अवेलेबल थी, कौन सी? इफ़ द हस्बैंड हैज़ अदर वाइफ और वाइफ, हस्बैंड की एक से ज़्यादा वाइफ थी, ठीक है, चाहे इस एक्ट से बनने से पहले या बाद में, तो दूसरी जो वाइफ है जो बाद में शादी होगी उसके पास राइट बन गई है, जो पहले भी थी वाइफ, तो वो उनके जो डिवोर्स उस ग्राउंड पर डिवोर्स ले सकते हैं। इस एक्ट को बनने के बाद उनके पास डिवोर्स का राइट आ गया था, ठीक है, डिवोर्स लिया जा सकता था इसमें। सेकंड है हस्बैंड बीइंग गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी। अगर हस्बैंड गिल्टी हो गया है, ठीक है, गिल्टी मतलब उसको उस पर प्रूव्ड हो गया है, क्या चीज़ें प्रूव हो गई हैं? रेप प्रूव हो गया, सोडोमी प्रूव हो गया, बेस्टियलिटी प्रूव हो गया। वैसे देखा जाए तो रेप के लिए तो जरूरी नहीं था, अगर रेप को ना भी डालते तो अडल्टी जब डाल दी है तो रेप वाला उसी में कवर हो जाएगा देखा जाए तो, ठीक है, पर फिर भी उन्होंने क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि रेप जो है वो भी एक तरह के मिसकंडक्ट ही है, अडल्टी की टाइप के मिसकंडक्ट है, मतलब शादी के अलावा कहीं और वो इंटरकोर्स वगैरह करना, ठीक है। तो रेप जो है, अगर रेप के लिए हस्बैंड गिल्टी हो गया, अगर रेप के लिए, अदरवाइज तो वो अडल्टी हो ही गई है, ठीक है, पर फिर भी यहाँ पे उन्होंने ऐड कर दिया हस्बैंड बीइंग गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी, ठीक है। रेप के लिए अगर वो गिल्टी हो गया, सोडोमी के लिए अननेचुरल सेक्स के लिए सोडोमी है, और बेस्टियलिटी है सेक्स विद एनिमल, ठीक है। तो बेस्टियलिटी इन ग्राउंड्स में अगर वो गिल्टी हो जाता है तो उसके लिए भी वो वाइफ के पास ग्राउंड आ जाती है, डिवोर्स लेने के लिए उसके पास एक ग्राउंड आ गई है। फिर दूसरा है कि वाइफ ने मेंटेनेंस ले ली है क्योंकि उसको डिजर्ट किया हुआ है, ठीक है, 125 CRPC करके इसलिए एक्स्ट्रा लिखा है, क्योंकि ये सारे एक्ट में कहीं पे भी मेंटेनेंस मिलती है ना, सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा। चाहे हिंदू मैरिज एक्ट में उसको मेंटेनेंस मिल रही है, ठीक है, या फिर अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में उसको मिल रही है, या फिर CRPC में मिल रही है। CRPC चाहे नया या पुराना CRPC है, कहीं पे भी अगर उसको मिलती है ना मेंटेनेंस, अगर वो ले रही है, मेंटेनेंस क्यों ले रही है? क्योंकि हस्बैंड ने डिजर्ट किया हुआ है, उसको साथ नहीं रख रहा, या फिर वो भी किसी ग्राउंड पे उसने अलग रह रही है, ठीक है, मतलब वो अलग रह रही है, उसको हस्बैंड के साथ इकट्ठे नहीं रह रहे, जुडिशियल सेपरेशन है, ये सेपरेटर रह रही है, और सेपरेटर या तो हस्बैंड ने उसको अलग किया हुआ है या फिर वो किसी रीजनेबल ग्राउंड पे अलग से रह रही है, क्योंकि अगर बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के वाइफ अलग रहेगी तो उसको मेंटेनेंस का राइट ही नहीं है, ठीक है। 125 CRPC हम कर चुके, वहाँ हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे, अभी हमने पूरा नहीं टॉपिक किया, पर यहाँ भी हम पढ़ेंगे कि अगर वो उसकी जो अनरीजनेबल ग्राउंड पे वो अलग रह रही है, सेपरेट रह रही है, तो उसको फिर मेंटेनेंस का राइट नहीं होता। तो यहाँ पे अगर उसको मेंटेनेंस मिल रही है 125 एटसेट्रा का मतलब है कि मेंटेनेंस मिल रही है, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट में मिल रही है, चाहे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में मिल रही है, चाहे प्रेजेंट CRPC में मिल रही है या पास्ट CRPC, इससे पहले वाली जो CRPC थी, किसी में भी अगर उसको मेंटेनेंस मिल रही है और सेपरेट रहने की वजह से उसको मिल रही है मेंटेनेंस, तो अगर वो भी उसको लगता है कि ये मतलब मेंटेनेंस के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो इकट्ठा हस्बैंड नहीं रखेगा, या वो अपनी अगर उसकी रीजनेबल ग्राउंड थी तो वो अपनी जो थी उससे वो बदला नहीं है हस्बैंड, जिस वजह से वो छोड़ के गई थी वो अभी भी वैसे ही कर रहा है, छोड़ नहीं रहा, ठीक है, या उसको इकट्ठा नहीं रख रहा, तो फिर उस ग्राउंड पे भी वो डिवोर्स ले सकती है। अगर वो चाहती कि मैं और कहीं शादी कर लूँ, ठीक है, डिवोर्स लेके, तो वो भी डिवोर्स ले सकती है। और फिर दूसरी है ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी। अब जो ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी ये दोनों बाद में ऐड की हैं, 125 वाली और ये 1976 में ऐड की हैं, ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी और CRPC वाली मेंटेनेंस वाली। ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी जो है ये देखा जाए तो ये हिंदू लॉ का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी ये मुस्लिम लॉ से इन्होंने कहीं से मतलब कंसेप्ट जो है मुस्लिम लॉ का कंसेप्ट है ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। मतलब शादी कर दी है पर शादी जो थी वो बिना कंसेंट के थी, ठीक है, तो उसमें वाइफ के पास ऑप्शन होती है कि वो उस ग्राउंड पे डिवोर्स ले सकती है। अदरवाइज टेक्निकल है, जब पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। इसमें कुछ एज ग्रुप दिया हुआ 15 से 18 के बीच में दिया हुआ है, तो वो हम वहाँ पे पढ़ के क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझो कि ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी एज ए लिटरल मीनिंग क्या है, ये कंसेप्ट क्या है, एज ए कंसेप्ट समझ लो इसको। ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी हिंदू लॉ में वाइफ को दी हुई है, पर इसको हम मुस्लिम लॉ में पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल में ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी को। वहाँ पे दोनों के पास है, हस्बैंड के पास भी, वाइफ के पास भी है,
पर उसमें वो अलग अलग है, शिया मुस्लिम का थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। तो ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी वहाँ पे बड़ा कंसेप्ट है, यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है हिंदू लॉ में, और वैसे भी हिंदू लॉ ने अडॉप्ट किया, मुस्लिम लॉ से कहीं से अडॉप्ट किया है। ये कंसेप्ट हिंदू जो हिंदू फिलोसफी का पार्ट नहीं है ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि हिंदू में तो शादी खत्म ही नहीं होती कभी भी, 7 जन्मों का रिश्ता है एज पर हिंदू, जो अगर हम बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे तो डिवोर्स डिवोर्स की कोई चीज़ ही नहीं थी, और इसलिए ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी भी जो कंसेप्ट है वो हिंदू लॉ का नहीं है। पर जो लेजिस्लेचर मेकर्स थे बेसिकली, तो ये जो है ये हिंदू मैरिज एक्ट भी कंसेप्ट किनका था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए याद किया जाता है, हिंदू लॉ के लिए नहीं किया जाता। पर हिंदू मैरिज एक्ट जो है ये भी उन्हीं की देन थी, यहीं पे उन्होंने वुमेन को जो बराबरी का राइट दिलाया उन्होंने, ये भी उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है बी आर अम्बेडकर को। इसके लिए भी याद करना चाहिए उनको, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए नहीं करना चाहिए, इसके लिए भी करना चाहिए। यहाँ पे उनको वो चीज़ नहीं मिली है, वो रिगार्ड नहीं मिला है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। हाँ बिल्कुल, वही लेके आया था ना, उन्हीं का कंसेप्ट था ना। बेसिकली कंसेप्ट तो ये था कि पहले हिंदू के लिए लेके आया, फिर मुस्लिम के लिए लेके जाया जाएगा, फिर कंबाइंड पूरे इंडिया के लिए कर दिया जाएगा कंबाइंड। कहीं ये उनकी थी, पर वो टाइमली होना था, पर वो कर नहीं पाए अपने जीते जी। तो ये इसके लिए भी उनको मतलब इनका भी अचीवमेंट, ये भी उनकी अचीवमेंट ही है। तो उनको कहीं पे लॉ लेजिस्लेचर मेकर्स को लगा होगा कि मुस्लिम लॉ में ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी की एक अच्छी कंसेप्ट है, वो हिंदू लॉ में भी यूज़ करना चाहिए। तो ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी जो कंसेप्ट है वो हिंदू लॉ में दिया गया, पर सिर्फ वाइफ को दिया गया, हस्बैंड को नहीं दिया गया। मुस्लिम लॉ में दोनों के पास है, वाइफ के पास भी, हस्बैंड के वाइफ पास भी, पर दोनों के लिए अलग अलग है। फिर शिया मुस्लिम का वहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है, वहाँ पे बड़ा कंसेप्ट है। यहाँ पे सिर्फ एक हिंदू वुमेन को दिया, वाइफ को दिया हुआ है सिर्फ ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी के, ठीक है। कि शादी जो थी जबरदस्ती हो गई है, उसको पता नहीं था, या जो शादी हो गई है उसके बाद कुछ टाइम के बाद 15 साल से पहले शादी हुई, 15 से 18 के बीच में वो ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी अपनी यूज़ करके शादी से अलग हो सकती है, ठीक है। तो ये भी एक कंसेप्ट है, और ये जो है ये बाद में ऐड किया, 1976 में ऐड किया गया, ठीक है, इंसर्ट बाय 1976। फिर म्यूचुअल कंसेंट, ये भी बाद में इंसर्ट किया गया 76 में, ठीक है। इसको भी अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रादर। सेक्शन 13B इसको इंस्टीट्यूट किया गया, ये स्टार्ट में पहले डाल चुके हैं ना, तो हैश डाल लो। नाइनटीन 76 विद इफेक्ट फ्रॉम 27/5/1976, ठीक है। डेट अगर नहीं भी याद हो तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है, हाँ। तो ये डेट अगर ना भी याद हो तो कोई बात नहीं, पर ये इतना जरूर याद रख लेना, आपको डेट में कंफ्यूज नहीं करेंगे वो, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा क्रूल नहीं होंगे हैं, इतनी ये हाँ करेंगे, लीनेंसी करेंगे कि डेट में कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर डेट डाली भी होगी तो 76 में एक ही डेट डाली होगी, तो वहीं से अगर आपको 76 ईयर याद है तो आपको पता लग जाएगा कि ये यही डेट वाला हमने टिक करना है, ठीक है। अगर डेट भी डाली होगी तो फिर वहाँ पे ऑप्शन आपको दे देंगे, जैसे सपोज ये है 27/5/1976 एक ऑप्शन दे देंगे, दूसरे ऑप्शन दे देंगे 27/5/1964 दे देंगे, ठीक है, 62 दे देंगे, 1991 दे देंगे, कुछ ऐसे दे देंगे। तो कंफ्यूज करने के लिए वो 76 आपको मेन याद करना है, बाकी डेट भी याद कर सकते हो, वो आपकी श्रद्धा है, जो मर्जी याद करो, पर एटलीस्ट ईयर जरूर आपको याद होना चाहिए। म्यूचुअल कंसेंट जो था ये कहीं ना कहीं एक कंसेप्ट आता है इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, ठीक है। वो अपने आप में एक बड़ा कंसेप्ट है, इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, जहाँ पे आर्टिकल 142 में कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑफ इंडिया की आर्टिकल 142 में अपनी पावर यूज़ करके 142 आपको शायद याद होगा कि जहाँ पे अपनी पावर यूज़ करके नया लॉ बना सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में। सुप्रीम कोर्ट का इस पावर है लॉ मेकिंग पावर, सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है ना लॉ बनाने की, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, एज ए जनरल लॉ बनाने की लॉ मेकिंग पावर नहीं है। लॉ मेकिंग पावर किसके पास है, लेजिस्लेचर के पास है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, इंटरप्रिटेशन करने की पावर है, लॉ मेकिंग पावर नहीं है। पर आर्टिकल 142 में कहीं उसके पास एक एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में एक थोड़ी सी पावर है, जहाँ पे वो लॉ बनाने की पावर भी है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में,
ठीक है, जो टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, कहीं पे जहाँ पे लग रहा है कि लॉ जो है मतलब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में लोगों के फ़ायदे के लिए लॉ बनाने की पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, वो उसके साथ हम उसको टच करेंगे। इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, जहाँ पे सिचुएशन ऐसी आ गई कि वो कहीं पे भी कवर नहीं हो रहा, पर डिवोर्स फिर भी जरूरी है। अब आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे हो, सपोज आप जज हो, अब आपका काम क्या है, इंसाफ करना, पर आपकी सिचुएशन ऐसी आ गई, लोग आपके पास आ गए हैं कुछ ऐसे सिचुएशन लेके जिसपे कोई लॉ नहीं है, लेजिस्लेचर ने कोई लॉ नहीं बनाया, कोई प्रोविजन नहीं, पर फिर भी आपको लगता है कि यहाँ पे डिवोर्स होना चाहिए। ठीक है, नवीन कोहली करके केस एक था, काफ़ी सारे केस है इरिटेबल ब्रेकडाउन पे, मेन नवीन कोहली वाला केस डिस्कस करेंगे हम इस पे। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का सिचुएशन ऐसे आ गई, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं, इस पे तो लॉ होना चाहिए। ठीक है, अब इस पे लॉ होना चाहिए, ये जो है इन्होंने मतलब लेजिस्लेचर ने कहीं पे कोई गलती कर गया या लेजिस्लेचर ने इस पे कोई लॉ नहीं बनाया, पर ये भी ग्राउंड होनी चाहिए डिवोर्स की, और उस पर्टिकुलर केस में तो मिलना ही चाहिए। तो वहां पे वो अपनी पावर यूज करके, लॉ मेकिंग पावर यूज करके, वहां पे भी उसको टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, वहां पे वो उसको रिलीफ दे सकते हैं। अब वो रिलीफ दे दिया था तो उसको जो लोअर जो कोर्ट्स थी वो भी उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, कि सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, पर वहां पे उन्होंने क्लियर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये हम इसी में यूज करेंगे, एज ए इसको लॉ नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो जो लॉ मेकिंग पावर जो थी वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, लोअर कोर्ट के पास पावर नहीं है। ठीक है, पर वो क्या करते हैं, लॉ बना के फिर आगे गाइडलाइंस कुछ भेज देते हैं, गाइड कर देते हैं लेजिस्लेचर को कि आप इस पर लॉ बना लो। तो वहां पे कहीं फिर म्यूचुअल कंसेंट पे कहीं पे जाके लॉ एक बन गया था। ठीक है, तो ये हम टॉपिक अलग से करेंगे, और ये वाला टॉपिक जो है हम ये अलग से करेंगे, इसको हम अभी डिस्कस कर लेंगे, इतना टॉपिक हम यहीं पे इसी चार्ट के साथ ही कवर कर लेंगे। ठीक है, तो 13 क्लॉज 1 ये पढ़ लेते हैं। 13 क्लॉज 1 क्या कह रहा है, ये 1 है। ठीक है, इसको इंसर्ट किया 1964 में ऐड किया इसको। हाँ जी, थोड़ा सा बताया था, थोड़ा सा बताऊंगा, इसमें कुछ खास नहीं है। पहले एक बार जब मैंने सेक्शन 10 और 9 जब कराया था तब आपको थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर दिया था। इधर पार्टी टू ए मैरिज, ठीक है, कोई भी पार्टी मैरिज की, वेदर सॉलमेंस बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, 1955 जो एक्ट है, इससे बनने से पहले चाहे हुई थी या इसके बनने के बाद मैरिज हुई है, मे आल्सो प्रेजेंट ए पिटिशन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिग्री ऑफ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब उन्होंने सेक्शन तो बना दिया, इंसर्ट कर दी है, सेक्शन 9 और 10 तो दे दिया। ठीक है, सेक्शन 9 क्या था, कंजुगल राइट्स, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स, ये तो ओरिजिनली आपने दे दिया सेक्शन 9 में, कंजुगल राइट्स है, पर कंजुगल राइट्स में करोगे क्या आप, आपने डिग्री तो दे दी कि इकट्ठे रहो जबरदस्ती, पर जबरदस्ती उठा के तो ला नहीं सकते वाइफ को या हस्बैंड को, इकट्ठे रहने के लिए कंपेल तो कर नहीं सकते, क्योंकि दोनों के अपने फंडामेंटल राइट है। हस्बैंड का अपना फंडामेंटल राइट है, ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, और वाइफ अलग रह रही है, अपनी मर्जी से अलग रह रही है, तो उसका क्या राइट हो गया, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उसका अपना फंडामेंटल राइट है। तो दोनों के फंडामेंटल राइट क्लैश हो रहे हैं, तो जबरदस्ती तो ला नहीं सकते। अब जबरदस्ती नहीं लाओगे तो क्या करोगे, ठीक है, वो रेमेडीज थी आपके पास कुछ, तो एक दो रेमेडीज आपने कर ली, पर अगर वो नहीं भी आते, ऑर्डर 21 रूल 32 33 हमने कर लिया, वो कर सकते हो। अब फिर भी इकट्ठे नहीं आ रहा तो क्या करोगे, फिर दूसरी पार्टी को एक राइट दे दो कि डिवोर्स लेने का राइट दे दो। ठीक है, ये बाद में उन्होंने 1976 में इंसर्ट करके डाले उन्होंने। Either party to a marriage, whether solemnized before or after the commencement of this act, may also present a petition for the dissolution of marriage by a decree of divorce on the ground that there has been no resumption of cohabitation। ठीक है, कि कोई भी रिजम्पशन नहीं हुई कोहेबिटेशन की, इकट्ठे रहना शुरू नहीं हुए, एज बिटवीन द पार्टीज टू द मैरिज फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और अपवर्ड, 1 साल या 1 से ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे ये भी फिगर जो है 1 ईयर की भी आपने याद रखनी है। ठीक है, आप उस दिन पूछा था ना 1 ईयर कहाँ लिखा है, 1 ईयर और अपवर्ड आफ्टर द पासिंग ऑफ डिग्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन। ठीक है, जो सेक्शन 10 और सेक्शन 13A में जो डिग्री पास कर दी है, 2 जगह होती है ना जुडिशियल सेपरेशन की, ओरिजिनली सेक्शन 10 में होती है, और 13A जो है ये भी जहाँ पे डिवोर्स के लिए आपने पिटीशन डाली, पर कोर्ट ने डिवोर्स में देके क्या कर दिया, जुडिशियल सेपरेशन की कर दी, ताकि अलग अलग रहोगे तो प्यार बन जाएगा। अब पार्टी आके कह रही है कि जी साल से ज़्यादा हो गया, प्यार तो बना नहीं दोबारा हमारा आपस में, तो फिर कोर्ट क्या करेगी,
और अपवर्ड्स आफ्टर पासिंग द डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन इन ए प्रोसीडिंग टू विच देवर पार्टीज, जिसमें वो पार्टीज थे। तो वहाँ पे कोर्ट ने क्या कह दिया कि ठीक है फिर, तो ये भी एक ग्राउंड बन जाएगी डिवोर्स लेने के लिए। और सेकंड है दैट देयर हैज़ बीन नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स। ठीक है, कंजुगल राइट्स नहीं हुए रेस्ट्रिक्शन, जो आपने डिग्री तो पास कर दी थी पर फिर भी रेस्ट्रिक्शन नहीं हुई कंजुगल राइट्स की एज बिटवीन द पार्टीज टू मैरिज फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और अपवर्ड्स। अब यहाँ पे भी आपको प्री में पूछ सकता है कितना टाइम होगा, तो 1 ईयर और अपवर्ड्स, यहाँ पे 1 ईयर और अपवर्ड्स है। आफ्टर द पासिंग ऑफ डिग्री फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स, जो सेक्शन 9 में कंजुगल राइट्स की जो की थी कि इकट्ठे रहो, आप अलग अलग नहीं रहोगे, इकट्ठे रहो। राइट्स इन ए प्रोसीडिंग टू विच देवर पार्टीज, जिसमें वो पार्टीज थी। अब ये करके भी क्या हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ। तो कोर्ट अब क्या कर रही है कि ठीक है फिर नहीं हुआ तो क्या करो, डिवोर्स ले लो। ठीक है, इकट्ठे रह के भी नहीं हो रहे तो डिवोर्स ले लो। नहीं, म्यूचुअल कंसेंट नहीं, इसी में डिग्री है, सेक्शन 13 में ही उन्होंने कर दी। म्यूचुअल कंसेंट नहीं, वो तो अलग है, म्यूचुअल कंसेंट तो अलग है। हाँ, एक पार्टी मान रही है कि नहीं मान रही, ठीक है ना। और हो सकता है वाइफ कह के मैं साथ भी नहीं दूंगी, डिवोर्स भी नहीं दूंगी, पॉसिबिलिटी है। या हस्बैंड कह रहा है मैं रखूंगा भी नहीं और डिवोर्स भी नहीं दूंगा, तो उसमें दूसरी पार्टी जो है वो कह सकती है कि रख भी नहीं रहा और डिवोर्स भी नहीं दे रहा, तो अब 1 साल से ज़्यादा हो गया, इसने रखा तो है नहीं। कई कहते हैं ना थोड़ा सा किसी चीज़ पे आके शादी में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है एक दूसरे की, तो फिर वो क्या होता है, एक दूसरे को सजा देने लग पड़ते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना शुरू कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि ना तो मैं तुझे डिवोर्स दूंगा ना मैं तुझे रखूंगा। ये वाइफ कहती है ना तो मैं वसांगी तो ना ही तेन वसन देवांगी। यही कहते हैं ना वाइफ कि ना तो मैं तेरे ना वसना ना तेन वसन देना। ना वसन देना मतलब ना तो तेरे को मैं डिवोर्स दूंगी, ना ही मैं तेरे से खुद रहूंगी, ना तो तेरे को बसाऊंगी खुद बैठ के तेरे से कुछ शादी में जाके, ना ही तुझे वसने दूंगी, किसी और से भी शादी नहीं करने दूंगी। तो वो तो फिर क्रुएल्टी बहुत तगड़ी, मतलब एक अलग चीज़ होगी ना। तो उसके लिए उन्होंने उसमें कह दिया कि ठीक है, अगर ऐसे वो सोच लेते हैं तो या तो खुद बस जाओ या बसने दो। उस ग्राउंड पे भी डिवोर्स के ग्राउंड बन जाते हैं, सेक्शन 13 में ही बन जाते हैं, 13(1)(a) में। ठीक है, 13 का ही पार्ट है सेक्शन 13, अलग सेक्शन नहीं है। 13 के बीच में क्लॉज है, क्लॉज 1(a) है, 13 का क्लॉज 1(a) ऐड कर दिया। ठीक है, कैपिटल 1 कैपिटल A ऐड कर दिया इन्होंने सेक्शन 13 में ही, उसी का क्लॉज है। हमने पीछे भी तो यही पढ़ा ना, ये एक ही सेक्शन है ना, ये सारा तो ये सारा एक ही सेक्शन है। और 13(1)(a) भी इसी का पार्ट है सेक्शन 13 का, सिर्फ 13(b) अलग है। और डिवोर्स के लिए हमें 2 पढ़ने पड़ते हैं, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ आपको कन्फ्यूज़न ना हो। डिवोर्स के लिए सेक्शन 13 एंड 13(b), ये 2 सेक्शन हमें पढ़ने पड़ते हैं हमें। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 13 एंड 13(b) जो है ये हमें यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे इसके लिए, डिवोर्स के लिए, तभी हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, 13(1)(a) क्लियर है। फेलियर ऑफ डिक्री, डिक्री कौन सी फेल हो गई है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूगर राइट्स, और दूसरी है जुडिशियल सेपरेशन वाली। ये कहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूगर राइट्स कहाँ पे दी है, या तो सेक्शन 10 में देंगे या सेक्शन 13(a) में देंगे। ठीक है, और ये जो जुडिशियल सेपरेशन है सेक्शन 9 में दी जाएगी, सॉरी कंज्यूगर राइट्स 9 में देंगे और जुडिशियल सेपरेशन जो है सेक्शन 10 और 13(a) में देंगे। ठीक है, और कंजुगल राइट जो है वो देंगे उसमें, एक्चुअली मैंने ये यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, ये ऊपर आना था, जुडिशियल सेपरेशन ऊपर आना था। ठीक है, क्लॉज नहीं, ये देखो ना, जुडिशियल सेपरेशन पहले आ रहा है और कंजुगल राइट्स बाद में आ रहा है। ठीक है, मतलब नहीं, पर क्लॉज मैं तो चेंज कर दूँ ना आपको, कहीं मैं तो उसी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ ना। ये एक्चुअली ये 2 होना चाहिए था और ये 1, इसको ऊपर आप ऊपर बना लेना, नीचे कर लेना। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूगर राइट्स सेक्शन 9 में है। वैसे देखा जाए तो सही ये है क्योंकि कंज्यूगर राइट्स की 9 में आ रही है और जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 9 और 10 और उसमें आ रहा है, बाद में आ रहा है, 10 और 13 बाद में आ रहा है। होना वैसे ये चाहिए था। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बस आपको याद होना चाहिए, ग्राउंड से याद होना चाहिए। क्लॉज ऊपर नीचे आ गया, क्लॉज वाइज तो नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है, क्लियर है।
फिर हम ये वाली ग्राउंड करते हैं जो वाइफ को अवेलेबल है सिर्फ, तो वाइफ ऑनली सेक्शन 13 क्लॉज 2 में है। 4 ग्राउंड है, जो पहली 2 ग्राउंड से ये ओरिजिनली थी, और थर्ड और फोर्थ जो है ये बाद में इंसर्ट की गई है। ठीक है, क्लॉज 2, वाइफ में आल्सो प्रेजेंट ए पिटीशन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिक्री ऑफ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड। तो मतलब ये जो है ये अवेलेबल किसको है, सिर्फ वाइफ को अवेलेबल है। ठीक है, हस्बैंड नहीं है यहाँ पे। और वहाँ क्या था, वहाँ पे ईदर पार्टी था, ईदर द हस्बैंड और वाइफ, यहाँ पे दोनों थे। ठीक है, ईदर द हस्बैंड और वाइफ। और यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी ईदर पार्टी है, मतलब 1 में भी और 1A में भी जो है ईदर पार्टी है। और यहाँ पे जो है सिर्फ वाइफ है, वाइफ के पास अवेलेबल है। वाइफ में आल्सो प्रेजेंट अ पिटिशन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ और अ मैरिज बाय डिग्री ऑफ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड क्लॉज 1 इन द केस ऑफ एनी मैरिज सोलमनाइज्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, इस एक्ट से पहले कमेंस हुई है मैरिज, दैट द हस्बैंड हैड मैरिड अगेन बिफोर सच कमेंसमेंट, or that any other wife of the husband married before such commencement was alive at the time of the solemnization of the marriage of the petitioner, provided that in either case the other wife is alive at the time of presentation of a petition of the petition। ठीक है, अब ये जो ग्राउंड है ना, ये बनती है उससे पहले, एक्ट बनने से पहले वाली शादी। ठीक है, क्योंकि एक्ट बनने के बाद तो शादी हो ही नहीं सकती थी, एक्ट बनने से पहले ही शादियां थी ना। इस एक्ट से पहले ही हम मुस्लिम्स को तो कह देते हैं कि ये 4 शादी करा सकते हैं, हम एक ही करा सकते हैं। पर 1955 से पहले तो हमारे पास राइट था, हिंदू है जो भी, उनके पास तो जितनी मर्जी शादी कराने का राइट था, उनके लिए तो कोई लिमिट ही नहीं थी। ठीक है, तो शादियां जो थी उससे पहले की ही बात करेंगे, जो क्लॉज 1 में अगर इससे पहले की ही आएगा, जो शादी जो इस एक्ट बनने से पहले जो शादियां हुई थी। क्योंकि इस एक्ट के बाद तो अगर शादी करते तो फिर तो वैसे ही क्या हो गया, वो तो वैसे ही मैरिज वॉइड हो गई है, वो तो हम पढ़ चुके हैं ना, पहले ही पढ़ चुके हैं, वैसे वॉइड हो चुकी है। जो तो इस एक्ट के बनने के बाद अगर शादी कर रहा है, दूसरी शादी कर रहा है, तो वैसे ही वॉइड है मैरिज, वो तो मैरिज ही नहीं है। ये तो उसी की बात करेंगे जो बनने से पहले हुई हैं शादियां। ठीक है, ज़्यादा शादियां की थी। हुआ क्या था, जब ये एक्ट बनने वाला था तब इसकी न्यूज़पेपर वगैरह में आना शुरू हो गया था, तो तब लोगों ने शादियां भी कर ली थी फटाफट। लोगों को था अभी 6 महीने साल में कोई नवा एक्ट आ जाना, 6 महीने 2-4 महीने में, तो जिन्होंने था कि हमने शादी करनी है उन्होंने फटाफट शादियां कर ली थी, कई लोगों ने की थी उस वक्त। अगर पुराने आप बुजुर्गों से किसी से पूछोगे ना उस टाइम के, कोई या वैसे होगा, तो जब ये एक्ट आने वाला था तो तब लोगों को फिक्र पड़ गई थी कि हमने तो शादियां और करनी थी। तो हाँ, उन्होंने पहले पहले शादियां कर ली थी लोगों ने, उस वक्त भी की थी, या वैसे ही पहले शादी करके बैठे थे, 2-2 3 दिन शादी करके बैठे थे। इन द केस ऑफ एनी मैरिज solemnized बिफोर द commencement of this act, that the husband had married again before such commencement, उससे पहले ही उसने दूसरी शादी भी कर ली है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले करेगा उसके बाद करेगा तो वैसे ही वॉइड हो जाएगी मैरिज, वो मैरिज बनेगी नहीं, इससे पहले कर ली है। और दैट एनी अदर वाइफ ऑफ द हस्बैंड मैरिड बिफोर सच कमेंसमेंट वाज अलाइव एट द टाइम ऑफ द solemnization मैरिज ऑफ द पिटिशनर, प्रोवाइडेड एट द इन ईदर केस द अदर वाइफ इज अलाइव एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन। अब यहाँ पे पिटिशन सिर्फ तभी डिसोल्यूशन होगी जब वो एक से ज़्यादा जिंदा भी हों। ठीक है, ये भी जरूरी था, क्योंकि मेन यहाँ पे इसलिए दी जा रही है कि अगर वो नहीं चाहती रहना, अब सपोज ये हैं मिस्टर एक्स, ठीक है, इन्होंने इस एक्ट के बनने से पहले एक शादी की थी, ठीक है, और दूसरी शादी भी कर ली, ये एक से ज़्यादा भी शादी थी। अब यहाँ पे क्या है, दोनों अलाइव होनी चाहिए, वाइफ जिंदा होनी चाहिए दोनों वाइफ। अगर एक मर गई, अब ये वाली वाइफ फिर इस एक्ट में नहीं डाल सकती, डिसोल्यूशन के लिए नहीं डाल सकती कि मेरी जो है सेक्शन 13 क्लॉज 2 में मेरे हस्बैंड ने 2 शादियाँ की थी तो इसलिए मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ, इसका जिंदा होना जरूरी है। ये डिवोर्स तभी मांग सकती है, चाहे तो ये मांग ले या ये मांग ले, दोनों में से कोई भी डिवोर्स मांग सकती हैं, पर जो भी वाइफ डिवोर्स मांगेगी दूसरी पार्टी का जिंदा होना जरूरी है, तभी डिवोर्स मांग सकते हैं। दोनों लगा दें तो फिर तो प्रॉब्लम तो नहीं है, दोनों भी लगा सकते, बिल्कुल लगा सकती है, दोनों लगा, जिसकी डिसाइड होगी उसको पहले मिल जाएगा। दूसरी क्यों नहीं मिलना, यहाँ पे मिलना एक को ही है फिर, ठीक है ना।
फिर क्लॉज टू दैट द हस्बैंड हैज सिंस द सोलमेशन ऑफ मैरिज हैज बीन गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी। ठीक है, इसमें बेस्टियलिटी बाद में ऐड किया है, पर वैसे क्या था, रेप और सोडोमी पहले ही था। और देखा जाए तो अगर अडल्ट्री में उसको डाल दिया, अब देखा है अडल्ट्री जो है ये भी एक ग्राउंड है डिवोर्स की। अडल्ट्री और रेप में कुछ ज़्यादा टेक्निकली डिवोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्योंकि मैरिज के आउट ऑफ मैरिज सेक्सुअल इंटरकोर्स करना किसी और के साथ, दोनों में, ठीक है, तो वो हो जाएगा। पर अडल्ट्री में कुछ और चीज़ें भी आ जाएंगी। अडल्ट्री जब हम देखेंगे ना यहाँ पे, तो अडल्ट्री अपने आप में एक बड़ा कंसेप्ट है। अडल्ट्री पढ़ के हमें वो क्लियर होगा। तो मेन हम यहाँ पे ये समझेंगे, हस्बैंड जो है वो गिल्टी हो गया इस चीज़ का, रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी का। दैट द हस्बैंड हैज सिंस द सोलमेशन ऑफ मैरिज, मैरिज के बाद बीन गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी। अब यहाँ पे गिल्टी जो वर्ड है ना, गिल्टी वर्ड का मतलब है कि प्रूव्ड हो जाए, बीन गिल्टी। सिर्फ उस पर एलिगेशन नहीं होंगे, अगर कोर्ट ने उसको कर दिया है, इसके लिए प्रूव कर दिया उसको, और उसने अपील वगैरह नहीं डाली, या अपील डालने के बाद भी उसको अपीलेट कोर्ट ने भी उसको रखा है, लेबल रखा है उसके लिए, रेप के लिए, ठीक है, या इसके लिए सोडोमी के लिए या बेस्टियलिटी के लिए, तब वो उसको लेबल किया जाएगा हस्बैंड को। मतलब यहाँ पे प्रूव्ड होना चाहिए, सिर्फ एलिगेशन नहीं है, प्रूव होना चाहिए हस्बैंड को रेप के लिए, सोडोमी के लिए, ठीक है, नेचुरल सेक्स के लिए, या बेस्टियलिटी जो होता है सेक्स विद मैन का किसी एनिमल के साथ, तो वो बेस्टियलिटी इन तीनों में से किसी एक चीज़ के लिए उसको प्रूव होना चाहिए, तब उसको वो वाइफ के पास एक ग्राउंड बन जाएगी। और ये सिर्फ हस्बैंड के लिए है। वैसे भी देखा जाए टेक्निकली तो रेप के लिए हमेशा मैन ही लायबल होता है, ठीक है, मैन को ही सिर्फ लायबल किया जाता है इसके लिए, रेप के लिए। रेप की अगर डेफिनेशन पढ़ोगे सेक्शन 376 में, तो वहाँ पे मैन ही लायबल होता है, ठीक है, वुमेन को लायबिलिटी नहीं होती रेप की। तो ये सिर्फ वाइफ का अवेलेबल है। और ये जो है बाद में ऐड किया गया है, इसको देख लेते हैं। दैट इन ए सूट अंडर सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू, अंडर सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है, वहाँ पे, और इन्हें प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यहाँ पे भी मेंटेनेंस मिलती है, ठीक है, और अंडर द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन 488 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। ये 1898 इससे पहले वाली 73 से पहले वाली CRPC थी, ठीक है, उसमें, या ए डिग्री और ऑर्डर एज द केस में बी हैज़ बीन पास अगेंस्ट द हस्बैंड अवार्डिंग मेंटेनेंस टू द वाइफ, notwithstanding that she was living apart, and that since the passing of such a decree or order, cohabitation between the parties has not been resumed for 1 year or upwards। अब यहाँ पे भी जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर और अपवर्ड्स ही है। डिक्री पास हो गई थी मेंटेनेंस की, वाइफ को मेंटेनेंस मिल रही है, कहीं पे भी मिल रही है, चाहे CRPC में मिल रही है, चाहे अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में मिल रही है, चाहे इस एक्ट में भी मिल रही है, चाहे इसी एक्ट में मिल रही है, ठीक है, कहीं पे भी उसको मेंटेनेंस जो है वो मिल रही है वाइफ को। और क्योंकि वो अलग रह रही थी वाइफ, हस्बैंड उसको मेंटेन नहीं कर रहा था, अलग रह रही थी, ठीक है, अब अलग रह रही थी, और उसके बाद भी हस्बैंड ने दोबारा जो है कोहेबिटेशन दोबारा भी रिज्यूम नहीं हुआ, उसके बाद भी 1 साल के बाद, तो वाइफ क्या कर सकती है, वो 1 साल के बाद वो कह सकती है कि ठीक है मेंटेनेंस तो ठीक है, पर अब मुझे डिवोर्स ही मिल जाए ताकि मैं कहीं और शादी कर सकूँ। अब उसकी यही इंटेंशन होगी वाइफ की कि कहीं और शादी कर लूँ, मेंटेनेंस से तो सारी ज़िंदगी नहीं चलेगी, ठीक है, शादी भी ज़रूरी है। तो इसलिए वाइफ जो है वहाँ पे अगर वो दोबारा नहीं हुआ, तो वाइफ दोबारा वहाँ पे उसको मेंटेनेंस के लिए के अलावा भी शादी के लिए उसको मतलब डिवोर्स के लिए कंपेल किया जा सकता है। इस क्लॉज में डिवोर्स ले सकते हैं इस ग्राउंड में वाइफ, ठीक है, अलग रह रही है, पर अलग ये जो मेंटेनेंस जो लिख दिया कि मेंटेनेंस मिल रही हो, तो मेंटेनेंस मिलेगी तब अगर वो सेपरेट रह रही है विद रीजनेबल ग्राउंड पे। अगर खुद अलग रह रही है ना, तो कोई जस्टिफाइड ग्राउंड पे रह रही है अलग, तब उसको मिलेगी, किसी अनजस्टिफाइड ग्राउंड पे नहीं मिलेगी, अदरवाइज तो उसको मेंटेनेंस ही नहीं मिलनी अगर उसका रीजनेबल ग्राउंड नहीं होगी सेपरेट रहने का। तो यहाँ पे प्रजम्पशन हम ले सकते हैं, यहाँ पे इम्प्लिसिट है इस क्लॉज में कि जो वो अलग रह रही है वो कहीं ना कहीं उसका रीजनेबल ग्राउंड पे अलग रह रही है। दो चीज़ें हैं, या तो हस्बैंड ने उसको अलग किया है तब तो उसके पास ग्राउंड है मेंटेनेंस लेने के लिए, और दूसरा है कि वो खुद अलग हुई है, सेपरेट हुई है, पर उसको अब जो खुद सेपरेट हुई है उसमें अगर तो रीजनेबल ग्राउंड है तब उसको मेंटेनेंस मिलेगी,
अगर बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के लगेगी तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलनी। ये हम 125 सीआरपीसी में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे भी जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाएगी कि जो सेपरेशन होगी ना उसकी, जो अलग रह रही होगी, वो कोई रीजनेबल ग्राउंड ही होनी चाहिए। बिना रीजनेबल ग्राउंड के वो अलग नहीं रह सकती, वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती अलग रह के। ठीक है, तो इस क्लॉज में इम्प्लिसिटी है, इसके बीच में ही है कहीं ना कहीं, कि जो वो अलग रह रही है, जो अलग हस्बैंड से अलग रह रही है, वो किसी रीजनेबल ग्राउंड पे अलग रह रही है। या तो हस्बैंड ने निकाल दिया, या अगर वो खुद वॉलंटरली अलग रह रही है अपने हस्बैंड के साथ, तो वो कोई ना कोई रीजनेबल ग्राउंड पे ही रह रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्लॉज है दैट हर मैरिज वेदर कंज्यूमेटेड और नॉट। ठीक है, यहाँ पे वेदर कंज्यूमेटेड और नॉट मुस्लिम लॉ में थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अभी सिर्फ हिंदू लॉ के लिए समझो। दैट हर मैरिज, अभी ये ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, क्लॉज 4। दैट हर मैरिज वेदर कंज्यूमेटेड और नॉट वाज सोलमनाइज्ड बिफोर द अटेंड द एज ऑफ 15 ईयर्स। ठीक है, 15 साल से पहले शादी होगी हो, एंड शी हैज रेपुटेटेड द मैरिज को वो रेपुटेट कर दे आफ्टर अटेनिंग दैट एज, बट बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो अब यहाँ पे क्या राइटर क्या है कि जो वाइफ है उसकी जो शादी हुई थी, उसकी शादी 15 साल से पहले हुई है। 15 साल से कम उम्र में हुई है। हाँ, 15 ज़्यादा ठीक है, 15 से कम। ठीक है, 15 साल से कम उसकी शादी हुई है, और 18 साल से पहले पहले वो जो है वो ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी अपनी यूज़ कर ले, रेपुटेट कर दे मैरिज को। 3 साल उसको, 15 से पहले शादी 15 से पहले हुई हो, और 15 से 18 के बीच में वो रेपुटेट कर दे मैरिज को। ठीक है, और यहाँ पे कंज्यूमेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मुस्लिम लॉ में इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लॉ में मैरिज कंज्यूमेट हो जाए तो फिर ये ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, पर यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे चाहे मैरिज कंज्यूमेट हुई हो या नहीं हो, उसमें हिंदू लॉ में नहीं इम्पोर्ट होता। पर ये प्री के लिए इसको ना अंडरलाइन करके लिख लो अच्छी तरह से अपने बेरट में, क्योंकि इस पे क्वेश्चन प्री का आ चुका है। ठीक है, ये मुस्लिम लॉ में भी इंपॉर्टेंट आ जाता है प्री के लिए, और यहाँ पे भी हिंदू लॉ में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि मैरिज जो है वो कंज्यूमेट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, दैट हर मैरिज वेदर कंज्यूमेटेड और नॉट, ये आपको पूछ लेंगे। तो हिंदू लॉ में याद रख लेना कि कंज्यूम हुई हो ना हुई हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वहां पे वो ग्राउंड बना देंगे कि मैरिज कंज्यूमेट होगी। अब उसके पास ऑप्शन प्रॉपर्टी है या नहीं है, मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है, बोथ और नन करके कुछ ऑप्शन डाल देंगे। तो आपको बताओ कि हिंदू लॉ में कोई फर्क नहीं पड़ता, मुस्लिम लॉ में फर्क पड़ता है, वो तब देखेंगे जब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हिंदू लॉ में कोई फर्क नहीं पड़ता, कंज्यूमेट हुई हो या नहीं हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वेदर मैरिज जो है वो कंज्यूमेट हुई है या नहीं हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट हर मैरिज वेदर कंज्यूमेट और नॉट वाज सोलमनाइज्ड बिफोर शी अटेंड द एज ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल से पहले उसकी जो थी शादी हो गई थी। ठीक है, बिफोर शी अटेंड द एज ऑफ 15 ईयर्स, और फिर उसने रिपुटेट कब कर दी है, एंड शी हैज रिपुटेड द मैरिज आफ्टर अटेनिंग। ठीक है, आफ्टर अटेनिंग द एज बट बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से पहले पहले उसने उसको मैरिज जो है उसको रेपुटेट कर दी है। तो इसी टाइम में उसके पास ऑप्शन है। ठीक है, मुस्लिम लॉ में 18 के बाद 19 तक 1 साल मिलती है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ 15 से 18 के बीच में शादी 15 से पहले हुई हो, और 15 से 18 के बाद जो है इन बिटवीन वो कहीं भी मैरिज को रिपुटेट कर सकती है, और कोई फर्क नहीं पड़ता मैरिज कंज्यूमेट हुई हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर आपको ये पूरा ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सेक्शन 13 एंड 13 बी है, 3 पार्ट्स में किया है। इधर पार्टी दोनों के पास अवेलेबल है, सिर्फ वाइफ के पास अवेलेबल है विद म्यूचुअल कंसेंट से। इधर पार्टी का है प्राइमरी ग्राउंड है, 9 ग्राउंड्स है। मिसकंडक्ट, अडल्ट्री, क्रुएल्टी, डिजर्शन, डिजीज में लेप्रोसी, इंसेंटिव, वेनरल डिजीज है। अदर है कन्वर्जन, रिनाउंसिंग और मिसिंग है। ठीक है, सेकेंडरी रेमेडीज जो है 13 क्लॉज 1A में बाद में इंसर्ट किया है 1964 में। फेलियर ऑफ डिक्री, डिक्री कौन कौन सी फेल होगी है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंजुगल राइट्स वाली, ये जुडिशियल सेपरेशन की। ठीक है, कंजुगल राइट सेक्शन 9 में दी हुई है, और जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 या 13A में दी है। तो उसमें मैरिज जो है वो नहीं दोबारा, मतलब वो उसका फ़ायदा नहीं हुआ उस डिग्री करने का। तो 1 साल टाइम पीरियड है, 1 ईयर है। ठीक है, यहाँ पे कहीं लिख लो, पीरियड जो है वो 1 ईयर है। ठीक है, 1 ईयर ही है, सारा का 1 ईयर ही हर जगह, और ये पूछते हैं 1 ईयर।
ठीक है। ऑप्शन ऑफ पोवर्टी जो है ये भी 1 ईयर ही है। वाइफ के पास कौन सी 4 ग्राउंड है? इफ द हस्बैंड हैज अदर वाइफ और वाइफ, ठीक है, एक से ज़्यादा वाइफ है उसकी, और ये तो तभी होगा जब उसकी इस एक्ट से बनने से पहले उससे शादियां कर ली होंगी। तो हस्बैंड बीइंग गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी, ये भी याद कर लेना, इस पे प्री का क्वेश्चन आ जाता है, इसमें एक आधी चीज़ और ऐड कर देंगे। तो आपको पता हो कि रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी में आता है। मेंटेनेंस मिल रही है वाइफ को, पर फिर भी वो मैरिज कंज्यूम नहीं हुई, दोबारा कंज्यूमेटेड नहीं हुई। ऑप्शन पे बटी है 15 साल से पहले शादी हुई हो, ठीक है, सॉरी, 15 साल से पहले शादी हुई हो, और 18 साल के बीच बीच में वो 3 साल के अंदर अंदर जो मैरिज को अपनी रेपुडिएट कर दे, और कंज्यूमेशन हुई है या नहीं हुई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विद म्यूचुअल कंसेंट 13B में है, जो बाद में इंसर्ट किया 1976 में, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। क्लियर आपको यहाँ तक? कुछ पूछना है तो देख लो।